बेपनाह प्यार तुझसे। एक बहुत ही भव्य 3 मंजिला बंगलेनुमा बने घर के बाहर लाइट्स और फूलों की इतनी ज्यादा सजावटी थी कि उस घर के साथ साथ ही वहां पर आस-पास खड़ी सारी गाड़ियों के शीशे भी शाम के इस वक्त इतने ज्यादा जगमगा रहे थे कि बढ़ती हुई रात का अंधेरा तो उस जगह पर पता ही नहीं चल रहा था। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काफी बड़ा बड़ा और साफ अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया मैंसन। वह घर देखने में पहले ही बाहर से काफी ज्यादा सुंदर और भव्य बना हुआ था। ऊपर से आज की इस सजावट ने तो उस घर की खूबसूरती में और भी ज्यादा 4 चांद लगा दिए थे। बाहर और अंदर से शायद ही उस घर का कोई ऐसा कोना होगा जो रोशनी की जगमगाहट से इस वक्त नहाया हुआ ना हो। और साथ ही तरह तरह के ताजे फूलों की सुगंध भी हर जगह बिखरी हुई थी, क्योंकि हर एक जगह को ताजे फूलों और पर्दों के साथ काफी अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके साथ ही उस जगह पर भीड़ थी, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। यह सब दूर से देखकर तो यही लग रहा था कि उस घर में जरूर कोई शादी या फिर कोई बड़ा समारोह आदि है। दूर से देखने में ही वह घर किसी बहुत बड़े अमीर और रसूखदार व्यक्ति का लग रहा था। उसी घर के अंदर बने एक बड़े से कमरे में सुर्ख लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में पूरी तरह ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप से सजी धजी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आईने के सामने बैठी हुई थी, और वो अब लगभग पूरी तैयार भी हो चुकी थी। केवल सर से दुपट्टा लेना बाकी था। वह लड़की इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी या मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी, और ना ही दुल्हनों वाली कोई शर्म या घबराहट थी उसके चेहरे पर। लेकिन इतना ज्यादा सजी धजी होने के बावजूद भी वह सामने लगे आईने में खुद को नहीं देख रही थी, और साथ ही उसके चेहरे पर एकदम दुहक और निराशा के भाव थे। साथ ही उसकी आंखें भी कुछ सूजी और आंसुओं से भरी हुई लग रही थीं। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और स्क्रीन पर एक मुस्कुराती हुई औरत की तस्वीर थी, जिसने की तस्वीर में एक साड़ी पहनकर लाल बिंदी और सिंदूर लगाया हुआ था। उस दुल्हन बनी लड़की का पूरा ध्यान उस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही था, और वह उसे देखकर ही काफी देर से काफी सारी शिकायतें कर रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई मां? देखिए ना आपके जाने के बाद क्या हाल हो रहा है मेरा। पहले दीदी के साथ भी यही करने वाले थे ये सब, लेकिन वो तो चली गई, बच गई इस सब से, लेकिन मैं नहीं बच पाई। और ये कैसे परिवार वाले हैं? मेरे एक बार भी इन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। बस फरमान जारी कर दिया कि मेरी शादी यही होगी, मेरी मर्जी क्या है। मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा मां, क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर? क्यों? मुझे भी आपके पास आना है। नहीं करनी है ये शादी, नहीं बंधना मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते में, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर वह लड़की एक के बाद एक शिकायतें किए ही जा रही थी, और यह सब बोलने के साथ ही अब उसकी आंखों में भरे आंसू निकल निकल कर उसके गाल पर बहने लगे थे। लाख कोशिशों के बाद भी वह खुद को संभाल नहीं पाई, और आखिरकार उस मोबाइल को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे, और साथ ही मुंह से सिर्फ मां मां ही निकल रहा था। क्या नौटंकी लगा रखी है इस लड़की ने भी सुबह से। अब बताओ, लड़के वाले भी आ चुके हैं, कहीं किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ज्योति, देख जाकर क्या हो गया अब सुनैना को? क्यों रो रही है वो ऐसे? एक 50-45 वर्ष की औरत अपने साथ बैठी लगभग 27-28 साल की लड़की से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जाकर देखती हूं और मैं समझा दूंगी सुनैना को। आप यहां मेहमानों को देखिए। ज्योति उठकर सुनैना के कमरे की तरफ जाती हुई बोली, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। क्या हो गया जीजी? इतना नाराज क्यों हो रही है आप? बस कुछ ही देर की बात है। पापा वरमाला का मुहूर्त बस होने ही वाला है।
लगभग 50 वर्षीय एक आदमी उस औरत को चिल्लाते हुए सुनकर उसकी तरफ आते हुए बोले, देख ब्रजेश, मुझसे तो ना संभलती तेरी छोरियां। गायत्री को ही भेज, वही जाकर समझाएगी तेरी लड़की को। कमरे से रोने की आवाजें तो इस तरह से आ रही हैं जैसे कोई डंडे से मार रहा हो तेरी सुनैना को। वह औरत गुस्से में भुनभुनाती हुई बोली, अरे जीजी, लड़कियां तो शादी के वक्त रोती ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और गायत्री थोड़ा काम में लगी है, नहीं तो वह चली जाती। वैसे आप भी तो सुनैना की बुआ हैं, थोड़ी देर आप समझा देंगी उसे। वो शेर चीसा शाह तो इससे भी अच्छा लगेगा। ब्रजेश उस औरत की थोड़ी चापलूसी करते हुए बोला, हाँ पता था मुझे, तू ऐसा ही कुछ कहेगा, इसीलिए पहले ही ज्योति को भेज दिया है। अब पंडित और लड़के वालों को बोल जल्दी शादी की रस्में शुरू करें और हमारी भी जान छूटे इन सब से। उस औरत ने ब्रजेश से कहा और फिर एक तरफ चली गई। ब्रजेश भी वहां से दूसरी तरफ आ गया और शादी की रस्में जल्दी शुरू करवाने की बात करने लगा। क्या है सुनैना, इतनी तेज आवाज में क्यों रो रही हो? बाहर तक आवाजें जा रही हैं। मम्मी जी इतना नाराज हो रही हैं, मेरा मतलब है तुम्हारी बुआ जी। सच में? बाकी सब सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम्हें मारपीट कर मंडप में बैठाया है क्या हम लोगों ने? ज्योति उस कमरे के अंदर आती हुई बोली, हाँ बस वही बाकी रह गया है, बाकी तो और कोई कसर छोड़ी भी नहीं है आप लोगों ने। ज्योति की बात पर सुनैना अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती हुई बोली, यह बार बार रोकर मेकअप मत खराब करो। कितनी बार टचअप करूंगी मैं तुम्हारा? तुम्हारी दीदी नैना नहीं हूं मैं जो 10 बार तुम्हारा बिगड़ा काम बनाती रहूं। सुनैना का आंसुओं से खराब हुआ मेकअप देखकर ज्योति भी गुस्से में भुनभुनाती हुई बोली और फिर हाथों में फेस पाउडर और पफ लेकर ज्योति के सामने आकर उसके चेहरे पर लगाने लगी। नैना दी, तो कोई बन भी नहीं सकता मेरे लिए कभी, लेकिन भाभी इतना जरूर कहूंगी कि चाहे जितना मेकअप लगा लीजिए, लेकिन इस शक्ल पर दिखते हुए आंसू, दर्द और तकलीफ का क्या करेंगे? वह तो किसी भी पाउडर क्रीम से छिप नहीं सकते ना। सुनैना एकदम संजीदा लहजे में ज्योति की तरफ देखकर बोली, सुनैना, तुम मुझे क्या सुना रही हो बार बार? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लिए ये सब करने का, वह तो मजबूरी में करना पड़ रहा है मम्मी जी और बाकी सबके बोलने पर, क्योंकि कोई और है भी तो नहीं। और ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वह तुम्हारी नैना दी का ही किया धरा है। अगर वह चुपचाप घर वालों की मर्जी से शादी कर लेती तो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने तो नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। और तुम हो कि उसके नाम की माला जपते हुए हम सबको गलत ठहरा रही हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन के घर छोड़कर भाग जाने के बावजूद भी इतने बड़े और अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होने जा रही है। पता है तुम्हें, यह घर भी उसका ही है। सुनैना के चेहरे का मेकअप ठीक करती हुई ज्योति ने एक के बाद एक सारी बातें बताते हुए बोला, लेकिन सुनैना पर ज्योति की इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने हिकारत से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ज्योति भाभी, बुआ जी पूछ रही हैं सुनैना दी तैयार हो गई क्या? पंडित जी और बाकी सब वरमाला की रस्म के लिए उन्हें नीचे बुला रहे हैं। एक लगभग 17-18 साल के लड़के ने कमरे के अंदर झांकते हुए ज्योति से पूछा। हाँ बिल्कुल तैयार है ये, तुम जाकर सबसे बता दो, मैं बस इसे लेकर आती हूं अपने साथ। ज्योति ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा और वह लड़का ज्योति की बात सुनकर वहां से चला गया। चलो अब बहुत हो गया, तुम चाहे जितना रो लो और सर पटक लो, ये शादी तो होकर रहेगी। और यह बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो सुनैना, लेकिन बस मानती नहीं हो। वैसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ज्योति ने दुपट्टे से सुनैना का आधा चेहरा ढकते हुए बोला। सुनैना सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर रही थी। ज्योति की नजर जब उसके फोन पर पड़ी तो उसने देखा कि स्क्रीन पर नैना का नाम फ्लैश हो रहा था। पागल हो गई हो तो क्या तुम सुनैना? खुद ही मुसीबत मोल लेती हो और इस तरह फेरों से पहले अपनी बहन से बात करके क्या हो जाएगा भला? क्या करना क्या चाहती हो? ज्योति उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन छीनते हुए थोड़े गुस्से में बोलती है। भाभी मेरा फोन वापस करिए,
ज्योति की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सुनैना उससे अपना फोन वापस मांगते हुए एकदम गंभीर लहजे में बोलती है, नहीं मिलेगा, चुपचाप नीचे चलो, और अगर फोन चाहिए तो बिना कोई ड्रामा करें पूरी शादी करो, और फेरों के बाद मैं चुपचाप कायदे से तुम्हारा फोन तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। और अगर ज्यादा कोई ड्रामा किया तुमने तो यह मैं तुम्हारी माँ को या फिर अपनी सासू माँ यानी कि तुम्हारी प्यारी बुआ जी को दे दूंगी, फिर तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा तुम्हारा मोबाइल। ज्योति फोन अपने पीछे करती हुई थोड़ा धमकी देने वाले अंदाज में सुनैना बोली, क्या मिल क्या रहा है आप लोगों को, इस तरह से मुझे तकलीफ और परेशानियां देकर? शादी कर तो रही हूं मैं आप लोगों के कहने पर, लेकिन फिर भी। सुनैना एकदम मायूसी से वापस सोफे पर बैठती हुई बोली। उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए थे। रोना नहीं और चुपचाप चलो नीचे। बोलते हुए ज्योति ने उसे उठाया और फिर से उसका घूंघट ठीक करके उसे अपने साथ लेकर नीचे हॉल में आ गई। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड बेपनाह प्यार तुझसे।